नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका द न्यूज लॉन्चर के इस यूट्यूब मंच पर। दोस्तों, राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी यात्राएं खत्म होने का नाम नहीं ले रही। एक के बाद दूसरी यात्रा और दूसरी के बाद तीसरी यात्रा, भारत जोड़ो यात्रा, भारत जोड़ो न्याय यात्रा, पैदल यात्रा, बस पर यात्रा, सब कुछ आपने देखा। और इन यात्राओं के दरमियान एक मुख्यमंत्री को यह कहते हुए भी देखा कि जो राहुल गांधी बस से उतरता है वो असली राहुल गांधी नहीं है, जो बस से उतरता है वो उसका बॉडी डबल है। ये एक मुख्यमंत्री भी कह रहे थे। आप समझ सकते हैं कौन से मुख्यमंत्री थे जो राहुल गांधी के बॉडी डबल की बात कर रहे थे। लेकिन यहां कांग्रेस पार्टी ने जो नई यात्रा अनाउंस की है वो यात्रा पूरे 1 साल की है। जी हां, गणतंत्र दिवस यानी 26 जनवरी 2025 से लेकर 26 जनवरी 2026 तक, यानी 26-26 तक ये यात्रा चलेगी। तो इस यात्रा का मकसद क्या है, नाम क्या दिया गया है? संविधान बचाओ राष्ट्रीय पद यात्रा। और जयराम रमेश ने जब इसकी घोषणा की तो उसके बाद ये तय हो गया कि इन यात्राओं में कई जगह राहुल गांधी भी शिरकत करेंगे। देश के हर राज्य, हर जिले, हर कस्बे तक इस यात्रा को ले जाने की तैयारी है। लेकिन भारत जोड़ो यात्रा और भारत जोड़ो न्याय यात्रा ने कांग्रेस पार्टी को 44 और 52 की संख्या से उठाकर 99 तक तो पहुंचा दिया। लेकिन 99 के आगे की स्थिति, यात्राएं चाहे कितनी भी हो जाए, जब तक सांगठनिक ढांचे को दुरुस्त नहीं किया जाएगा, जब तक वोटर से कनेक्ट की गुंजाइश नहीं बनेगी, क्या यात्राएं माहौल बना पाएंगी? इस देश में यात्राओं का इतिहास रहा है, सामाजिक और राजनीतिक। महात्मा गांधी भी यात्रा करते थे। विनोबा भावे ने तो भूदान के लिए यात्राओं का रिकॉर्ड ही बना दिया। राजनीतिक यात्राओं की बात करें तो पैदल यात्रा का पहला राष्ट्रीय प्रयोग जनता पार्टी के अध्यक्ष, जो बाद में प्रधानमंत्री भी बने, चंद्रशेखर ने 1983 में कन्याकुमारी से, जी हां, 6 जनवरी 1983 से 25 जून 1983 तक कन्याकुमारी से दिल्ली के राजघाट की पदयात्रा के रूप में की थी। लाल कृष्ण आडवाणी की यात्राओं का पूछना ही क्या, भले ही एक बार उन्हें समस्तीपुर में लालू यादव ने गिरफ्तार कर लिया था, लेकिन यात्राएं उनकी चलती रही। आगे भी राम रथ यात्रा, स्वराज यात्रा, भारत उदय यात्रा, इंडिया साइनिंग की बात करने निकल पड़े थे। ये अलग बात है कि इंडिया साइनिंग तो हुआ यात्रा के 10 साल बाद ही सही, लेकिन उस इंडिया साइनिंग ने उन्हें मार्गदर्शक मंडल में जरूर पहुंचा दिया। अब सवाल यह उठता है कि कांग्रेस पार्टी में मार्गदर्शक मंडल जैसी कोई व्यवस्था नहीं है, लेकिन कांग्रेस पार्टी को रीएनर्जाइज करने के लिए जब संगठन लचर हो तो यात्राओं की जरूरत तो पड़ती है। यात्रा के एजेंडे और कार्यक्रम क्या होंगे, इसके बारे में जयराम रमेश ने इतना ही बताया कि देश के समक्ष मौजूद तमाम मुद्दे उस यात्रा के दरमियान उठाए जाएंगे। आपने देखा होगा संविधान बचाओ का मुद्दा उत्तर प्रदेश में किस रूप में अखिलेश यादव और राहुल गांधी के पीडीए गठबंधन के साथ, पीडीए के नैरेटिव के साथ जुड़ गया, ये सबको दिखाई दे गया। उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन सीधे सीधे दूसरे नंबर पर पहुंच गया और राहुल गांधी अखिलेश यादव की जोड़ी ने दिखा दिया एक है तो सेफ है। तो क्या संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा की जो बातें हो रही है, संविधान बचाने के लिए जो जो जरूरी तत्व है, जो जो जरूरी फैक्टर है, जयराम रमेश और उनकी टीम या कांग्रेस पार्टी क्या वहां तक पहुंच पाई है? आज देश के समक्ष सबसे बड़े मुद्दे क्या हैं? सबसे बड़ा मुद्दा लोकतांत्रिक शुचिता और संस्थाओं के लोकतांत्रिकरण और उन्हें उनकी स्वायत्तता का है। न्यायपालिका से लेकर राजीव कुमार के आयोग तक, कैग से लेकर देश की दूसरी संस्थाएं, यहां तक कि सेबी जैसे रेगुलेटर्स तक, हर जगह कहीं ना कहीं सत्ता और सत्ता के क्रोनी कैपिटलिज्म की छाप प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप में लोग महसूस करते रहे। क्या इनसे राहुल गांधी की पद या कांग्रेस पार्टी की जो संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा 1 साल चलेगी, क्या इन सब मुद्दों को उसमें समाहित किया जाएगा? क्या बैलेट पेपर पर वापसी की बात होगी? क्या मशीनी चुनावी चिप से इस देश को मुक्ति मिल पाएगी या मुक्ति दिलाने की दिशा में कोई ठोस प्रयास होगा? और इन सब से आगे बढ़कर किसानों की समस्या, जो आप सिंघू बॉर्डर से लेकर के खनौरी बॉर्डर तक आंदोलन के रूप में देख रहे हैं, क्या उसको लेकर एमएसपी गारंटी का मुद्दा भी होगा? क्या स्वामीनाथन फॉर्मूले पर भी चर्चा होगी? क्या ओल्ड पेंशन स्कीम की वापसी पर भी चर्चा होगी? क्या बेरोजगारी और अग्निवीर के मुद्दे की समाप्ति पर भी चर्चा होगी?
और क्या पर्यावरण के मुद्दे जो वैश्विक रूप से एक बहुत बड़ा संकट बनते जा रहे हैं, क्या उन सबको भी संविधान बचाओ यात्रा के दायरे में लाया जाएगा? और इस मुद्दे पर जनता को कांग्रेस पार्टी जागरूक कर पाएगी? यही वो सवाल है जो अगले 1 साल तक लोगों से पूछे जाएंगे और लोग कांग्रेस पार्टी की इस यात्रा से कितना जुड़ पाते हैं इसे देखा भी जाएगा। कांग्रेस पार्टी पहले चुनाव लड़ती थी तो उसका एक नारा बड़ा प्रचलित हुआ करता था, गांव गली से नाता है, सरकार चलाना आता है। तब याद रखिए, तब नारों में यह नहीं होता था कि हुंकार रैली। हुंकार शब्द अपने आप में नेगेटिव है, लेकिन आजकल तो हुंकार रैली के नाम से कार्यक्रम होता है। आजकल तो हुंकार नाम से गोदी मीडिया चैनलों के कार्यक्रम होते हैं। और आज के दौर में आप देखते हैं क्या होता है, चुनाव के दरमियान खान मार्केट गैंग, टुकड़े टुकड़े गैंग, बटेंगे तो कटेंगे, इस तरह की बातों पर पहले चुनाव नहीं लड़े जाते थे। पहले लड़ा किस पे जाता था चुनाव? गांव गली से नाता है, सरकार चलाना आता है। लेकिन बात अब यात्रा की हो रही है, तो यात्राओं के माध्यम से सरकार चलाने की कुवत हासिल करने तक क्या कांग्रेस पहुंच पाएगी? जनता ने अपनी ताकत के बूते कांग्रेस पार्टी के लचर संगठन के बावजूद तकरीबन 250 की संख्या तक तो, यानी लोकसभा में सत्ता के करीब तक तो पहुंचा दिया कांग्रेस और इंडिया अलायंस को। बावजूद उसके केंद्र में सरकार क्यों नहीं बन पा रही है? ये सब सवाल मौजूद हैं और इन्हीं सवालों के दायरे में राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी की ये अगली यात्रा भी आने वाली है। अगली यात्रा जो होगी पूरे 1 साल तक, स्वाभाविक है कि इस देश के अंदर जहां भी कांग्रेस पार्टी के फुटप्रिंट्स ज्यादा मजबूती से मौजूद है वहां इसका असर ज्यादा दिखेगा। लेकिन जिस राज्य में तेजस्वी यादव की मौजूदगी है, जिस राज्य में अखिलेश यादव की मजबूत और दमदार उपस्थिति है और संविधान पहले से मुद्दा बना हुआ है, क्या वहां पर संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा कुछ बड़ा कर पाने की स्थिति में होगी? मत भूलिए कि 2025 में ही बिहार में चुनाव है। मत भूलिए कि 2027 आते आते यूपी में चुनाव है। और इन सब के बीच तमिलनाडु भी आता है जहां 2026 में चुनाव है, बंगाल में भी 26 में चुनाव है। और हिमंता बिस्व शर्मा के राज्य में जो कहते थे कि राहुल गांधी भारत जोड़ो न्याय यात्रा के दरमियान बस से खुद नहीं उतरते, उनका बॉडी डबल उतारता है और वही भाषण देता है, वो कहते थे। तो क्या उनके राज्य में जो चुनाव होगा वहां भी संविधान का मुद्दा जाएगा? आज ही मैंने देखा कि तमिलनाडु में जो भाजपा के अध्यक्ष हैं वो कह रहे हैं कि चप्पल तब तक नहीं पहनेंगे जब तक वहां स्टालिन और डीएमके को हरा नहीं देंगे। भीष्म प्रतिज्ञा ली है उन्होंने कि जब तब तक चप्पल नहीं पहनेंगे। ये पढ़ करके जब मैंने खबर पढ़ी तो मुझे लगा कि कहीं कोई चप्पल बनाने वाली कंपनी के मालिक तो नहीं है स्टालिन साहब, इसी वजह से वो कह रहे हो कि चप्पल नहीं पहनेंगे, क्योंकि उनकी कंपनी का चप्पल खरीदेंगे तो रेवेन्यू कहीं उन्हें चला जाएगा। लेकिन मैंने गूगल किया, गूगल बाबा की सहायता ली, कहीं ये दिखाई नहीं दिया कि कोई चप्पल बनाने वाली कंपनी भी स्टालिन साहब चलाते हैं। लेकिन खैर उनकी प्रतिज्ञा है कि वो चप्पल नहीं पहनेंगे जब तक डीएमके को हरा नहीं देंगे। अब जल्दी से जल्दी उन्हें चप्पल मिल जाए, क्योंकि तमाम तरह के बैक्टीरिया होते हैं जो पैर में लग जाते हैं, कील कांटे वगैरह भी सड़क पर बिखरे रहते हैं। लेकिन कई तरह के बैक्टीरिया से तो कांग्रेस पार्टी ग्रसित हो गई थी और उससे निकालने के लिए राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी, उसके नेता मल्लिकार्जुन खड़गे तमाम कोशिशें करते दिख रहे हैं। तो क्या भारत जोड़ वो संविधान बचाओ राष्ट्रीय पदयात्रा इसमें अपना योगदान दे पाएगी? देखते हैं, उम्मीद पर दुनिया कायम है। कांग्रेसियों को इसकी बड़ी उम्मीद होगी। संविधान बचे, ये उम्मीद एक पत्रकार के तौर पर और उससे कहीं ज्यादा एक नागरिक के तौर पर हमें भी है, आप सबको भी होनी चाहिए। लेकिन सवाल यही है कि संविधान के नाम पर कस्में खाने, संविधान के नाम पर शपथ लेने वाले तमाम लोग क्या इस देश के संविधान के प्रति थोड़ी भी इज्जत रखते हैं या इज्जत का भाव रखते हैं? आमतौर पर देखा जाता है कि संविधान बचाने की बातें होती है और संविधान समीक्षा आयोग गठित कर दिया जाता है। खैर, अब आयोग की बात दूर चली गई है, अब तो बातें वन नेशन वन इलेक्शन तक है। भारत का संविधान और संवैधानिक ढांचा, उसकी मूल भावना क्या इस तरह की चीजों को कानून के रूप में स्वीकृति देने के लिए तैयार है या उसकी ऐसी भावना रही है? स्वाभाविक है कि नहीं रही है, फिर भी ये चीजें हो रही है।
और ये सारे मुद्दे जनता के बीच किस रूप में कांग्रेस ले जाएगी, उसे हम सबको देखना है। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।